हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पन्याल स्टडी। हमने एक वीडियो की सीरीज़ को शुरू किया है जहाँ पे एचपीएसएससी के लेटेस्ट पेपर्स को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस किया जा रहा है। सो आज की वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट को परचेज़ कर सकते हो। आपको हमारे मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 170 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन एंड 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जीके सेक्शन। अगर आपको परचेज़ करने हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको एक व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, ठीक है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट, आपको यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस। सो इसमें से जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज क्या है, आपके आईपी एड्रेस की जो लिमिट है दैट इज़ 255। अगर 255 से कोई भी नंबर एक्सीड कर जाता है सो दैट इज़ योर इनवैलिड आईपी एड्रेस। सो यहाँ पे लिखा है 256, तो 256 इज़ अ ग्रेटर देन 255। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दिस इज़। एंड बात करें IPv4 में, आपके 4 ही ऑक्टेट्स यूज़ किए जाते हैं एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए। लाइक मान लो 1.2.3.4, मतलब 4 ही ऑक्टेट होते हैं हर एक आईपी एड्रेस में, ठीक है। मान लो आपके पास ये वाला आईपी एड्रेस है, यहाँ पे डॉट लगा के 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 ऑक्टेट बन गए। तो ये है आपका रॉन्ग, यहाँ पे आपके 4 ही ऑक्टेट्स बनते हैं और इनकी जो लिमिट है वो 255 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। What is the preferred method of changing the default boot sequence of the computer system? So अपने boot सीक्वेंस को चेंज करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बायो सेटिंग चेंज करो, या कंट्रोल पैनल पे जाओ, या फिर रजिस्ट्री एडिटर, या फिर बूट मैनेजर पे। तो सिंपल है, आपको बायो सेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी और आपको बूट सीक्वेंस को चेंज करना है। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टेप्स इज अ प्लेस बिटवीन द CPU। ध्यान रखना, CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में बोला है, ठीक है। CPU और मेन मेमोरी के बीच में कौन सा कंपोनेंट है जो यूज़ किया जाता है? सो कई बार आपको मैंने समझाया है इनका सीक्वेंस, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा कैशे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है IDE, SATA, PATA, SCSI आर द पॉपुलर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड। सो ये जो है आपके स्टैंडर्ड हैं किस डिवाइस के, ठीक है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्ट, ठीक है। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, SATA, PATA, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज मीडिया डाटा ऑन द स्पाइरल ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स। मतलब ऐसा कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो कि अपने डाटा को स्पाइरल ट्रैक्स में स्टोर करता है सर्कुलर ट्रैक्स के बजाय, ठीक है। तो आपको बताना है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें आपके सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, ना कि आपके स्पाइरल ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन बनेगा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में आपके स्पाइरल ट्रैक्स को यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। व्हाट इज़ अ नेटवर्क IP एड्रेस। सो इसका IP एड्रेस आपको दिया है, आपको इसका फाइंड आउट करना है नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी वायर्स आर देयर इन UTP केबल। UTP केबल क्या है? सबसे पहले एक वायर्ड मीडिया है। वायर्ड मीडिया मीन्स टू से जहाँ पे वायर्स का यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, एंड इसकी जो फुल फॉर्म रहती है दैट इज़ अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। आपको बताना है कितनी वायर्स यूज़ होती हैं। आपको ध्यान रखना, आपसे पेयर्स नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ़ वायर्स। सो नंबर ऑफ़ वायर्स होते हैं 8। एंड बात करें यहाँ पे पेयर्स पूछा होता है, सो आप जाते हो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 था विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज एम्प्लॉयड बाय Windows 8 और Windows 10 फॉर मैनेजिंग द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क। अब कौन सा फाइल सिस्टम है जो कि विंडो 8 में यूज़ करते हैं, विंडो 10 में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास 2 टाइप के फाइल सिस्टम रहते हैं, लाइक NTFS एंड FAT, ठीक है। एक होता है आपके पास फैट, एक होता है आपके पास NTFS, ठीक है। जो ओल्डर वर्जन थे विंडोज़ के, वहाँ पे आपका जो भी फाइल को मैनेज किया जाता था वो किया जाता था इस वाले फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल।
सो अब बात करें जो न्यू विंडोज़ हैं, ठीक है, न्यू वर्जन्स हैं विंडोज़ के, वहाँ पे जो फाइल्स को मैनेज किया जाता है वो किया जाता है NTFS के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन डी। Moving to the next question, in which of the following programming language that the compiler translate the source program into the portable code called bytecode। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि आपके बाइट कोड में कोड को ट्रांसलेट करता है, दैट इज़ यूज्ड इन जावा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 10th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल आई एंड जे आफ्टर दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपको सिंपली बताना है आई और जे में क्या वैल्यू स्टोर होगी जब हम इस प्रोग्राम को, इस 2 लाइन्स के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ आई की वैल्यू आपके पास 10 दी है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है आई प्लस प्लस, ठीक है, इसका मतलब है आई की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट वाई 1, ठीक है। तो जे जो है, जे इज इक्वल टू का लिखा है आई प्लस प्लस, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई जे की वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास, मैंने बोला इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। आई की वैल्यू थी 10, जब इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है ना, आपकी वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो जाती है बट जो प्रिंट होगा वो प्रिंट क्या होगा आपके पास 10 ही प्रिंट होगा, बट इन एक्चुअल जो है आई की वैल्यू होगी है 11। अगर, ठीक है, एक और बताऊँ मैं आपको, अगर यहाँ पे लिखा होता जे इज इक्वल्स टू प्लस प्लस आई, ये जो साइन है ये पहले लगे होते, एक होता है प्लस प्लस आई, एक होता है आई प्लस प्लस, अगर ऐसा वाला हो तो आपकी वैल्यू जो है, जो जैसे 10 थी ना, तो वो आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट तो होगी दोनों केसेस में, बट क्या होगा यहाँ पे जो पहला है आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे 11 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। बट इन केस आपके पास प्लस प्लस बाद में है, वैल्यू तो आपकी इंक्रीमेंट होगी बट प्रिंट क्या होगा आपके पास 10 ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा सी, जहाँ पे आई की वैल्यू 11 आ जाएगी और जे इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। सिंपली क्या पूछा है आपसे, लाइक आपके पास डाटा दिया है, आपको कौन सा डाटा एक्सेस करना है, जिन लोगों की सैलरी है ग्रेटर और इक्वल टू द 10,000, ठीक है। तो उसका डाटा एक्सेस करने के लिए हम कौन सी क्वेरी का यूज़ करेंगे, उसका हम यूज़ करेंगे बी, ठीक है, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, हैविंग क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे इस कंडीशन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू क्रिएट द बुलेटेड लिस्ट। सो बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम UL टैग का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल कैरेक्टर्स दैट इज नॉट अलाउड इन द नेम्स ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हो तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिनका हम यूज़ नहीं करते फाइल्स और डायरेक्टरी का नेम सेव करने के लिए, तो आप कौन सा वाला यूज़ नहीं करते, दैट इज़ योर स्टार, ठीक है। आप डैश भी यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज यूज़ कर सकते हो, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, एक्सपेक्ट स्टार। Question number 14 है, which of the following cyber attack attempt to obtain the sensitive information such as the username, password, PIN code, financial information often for a malicious reason। तो ये सब काम कहाँ पे किसके अकॉर्डिंग होते हैं, आपके फिशिंग अटैक, ठीक है। फिशिंग अटैक होता ही ये है जहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को एक्सेस कर लिया जाता है, ठीक है, एंड आपके पिन कोड को, ATM पासवर्ड, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी आए ना, तो आप समझ जाना बात हो रही है फिशिंग अटैक की। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15, डैश इज़ अ वेरिएबल दैट इज मेंट टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं सिंपली पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट। सो लूप सबको पता है कौन सी स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है, वाइल में, डू वाइल में, फॉर में भी, बट क्या है आपके पास यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम फॉर लूप का यूज़ नहीं करते, सो इसलिए जो फोर स्टेटमेंट जो गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ सी। सो लूप का जो है हम वाइल में यूज़ करते हैं, फोर स्टेटमेंट में भी यूज़ करते हैं, डू वाइल में भी यूज़ करते हैं, इफ स्टेटमेंट में वी कैन नॉट यूज़ लूप। सो ऑप्शन नंबर बनेगा आपके पास करेक्ट A 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आपको नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बताना है। सो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है आपके पास ट्री, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 18th है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ C++, ठीक है। सो C++ के जो इन्वेंटर हैं वो हैं आपके बैरन स्ट्रॉप। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच एनेबल द बाइंडिंग ऑफ द डाटा एंड रिलेटेड कोड टुगेदर। सिंपली है जहाँ पे ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक फीचर है जहाँ पे आप डाटा को एंड उसके कोड को बाइंड अप करते हो, तो उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल में सब चीज़ इकट्ठा एक फिट कर दी जाती है, तो उसी तरीके से जावा में भी आपके ऑब्जेक्ट और रिलेटेड कोड को एक बाइंड अप कर दिया जाता है, तो उसमें उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट इन अ सी एंड C++। सो काफ़ी सिंपल है, उसको बोलते हैं मेन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच लेयर in ISO OSI reference model network communication is responsible for routing the packet। पैकेट को राउट करना है OSI ISO में, तो आप कौन से लेयर में होता है वो पैकेट्स का राउटिंग, तो वो होती है आपके नेटवर्क में, ठीक है। ISO OSI बोलो, बोथ आर द सेम। इसमें होती है आपकी 7 लेयर्स ऑफ मॉडल, तो राउटिंग की जब भी बात करें तो आती है आपकी नेटवर्क लेयर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर्स इशूज़ द IP एड्रेस टू द नेटवर्क होस्ट। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके IP एड्रेस को असाइन किया जाता है, सो दैट इज़ योर DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ द मैक लेंथ ऑफ द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की जो लेंथ है दैट इज़ 48 बिट्स। IP एड्रेस IPv4 होता है आपके पास, IP4 होता है 36 का, ठीक है, एंड IPv6 होता है आपके पास 128 बिट्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन द स्टार्ट बटन इन द विंडो। अगर आपको स्टार्ट बटन को शो करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, यू हैव टू यूज़ कंट्रोल और एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 25 है विच डिस्टिंग्विश्ड itself as it is a useful and legitimate software to gain unauthorized access to the system। सो ये होता है आपका ट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है which is a function in MS Excel which is used to find the largest value in the range। अब आपको थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू रेंज को फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू यूज़ द लार्ज फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। मान लो आपके पास 10 है, 20 है, 13 में से आपको थर्ड लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप लार्ज फंक्शन का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है वट इज़ अ शॉर्टकट की टू टॉगल बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव रेफरेंस। आपके पास जो MS Excel में है एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव रेफरेंस जो होते हैं आपके फॉर्मूला को रिप्रेजेंटेशन के बेसिकली 3 टेक्निक्स है, ठीक है। एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव है, एक है आपके पास मिक्स। तो आप टॉगल करने के लिए कौन सी की का यूज़ करोगे, सो 27 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, F4 का यूज़ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज शोज ऑल द टेक्स्ट of all the slides in a PowerPoint presentation without any graphic। सो ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आप ग्राफिक्स का शो नहीं करवा सकते, जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ की हैं, तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर क्या आपके पास एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो सबकी वायर्ड के केस में सबसे फास्टेस्ट मीडिया है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ इसमें हम कौन कौन से जो हैं टर्म्स ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है, क्लैडिंग भी होता है, लाइट वेव, बिकॉज यहाँ पे जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है दैट आर नॉट सेंड इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स, वो ट्रैवल किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है लाइट वेव के फॉर्म में। एंड मल्टी मोड भी सपोर्ट करता है ऑप्टिकल फाइबर में। सो इसके साथ जो टर्म एसोसिएट नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ अ प्रोग्राम इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड इट इज़ सेड टू। अगर आपका प्रोग्राम आपके की गई आप जो प्रोग्राम जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम कर रहे हो, मान लो आपने 2x4 के लिए प्रोग्राम लिखा, ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 8, बट इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 6, तो वो किस वजह से आता है, वो आपका आता है 30 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, वो आता है आपका सिमेंटिक एरर की वजह से, ठीक है। सो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर कोई भी कमेंट है रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।